दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष पुनः मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। उस टॉपिक का नाम है प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो दोस्तों सीधा देखते हैं कि प्रगतिवादी काव्य धारा में कौन कौन से कवि हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था हिंदी साहित्य को सजाने और संवारने में। तो देखते हैं दोस्तों, प्रगतिवादी काव्य धारा में महत्वपूर्ण कवियों में नाम आता है केदारनाथ अग्रवाल का। केदारनाथ अग्रवाल हैं, नागार्जुन हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं और रांगे राघव हैं, साथ साथ रामधारी सिंह दिनकर भी प्रगतिवादी काव्य लिखे हैं। तो दोस्तों ये प्रगतिवादी काव्य धारा में ये दूसरा भाग समाप्त हो चुका है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीसरा भाग चल रहा है जो प्रगतिवादी काव्य धारा के विभिन्न प्रकार के कवि थे। मैंने सबका उल्लेख किया है और इस समय आपके समक्ष उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण कवि जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें अनल का कवि कहा जाता है, आग का कवि कहा जाता है, अधैर्य का कवि कहा जाता है, समयसूर्य कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। नंबर 1 बात करें तो आते हैं केदारनाथ अग्रवाल का। केदारनाथ अग्रवाल का नाम सबसे पहले आता है, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म दोस्तों हुआ था 1911 में। 1911 में जन्म अवश्य ही याद करिएगा अगर आपको UGC नेट में बैठना है तो, नहीं तो उनकी रचनाएं पर्याप्त हैं। TGT, PGT, KBS, NBS के लिए उनकी रचनाएं ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2000 में मृत्यु हुई थी। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल के पश्चात कौन नाम आता है, जिनका नाम है बाबा बैद्यनाथ मिश्र, बाबा नागार्जुन। ये नाम महत्वपूर्ण है प्रगतिवादी काव्य धारा में। नागार्जुन मैंने बताया है दोस्तों नागार्जुन के बारे में, केदारनाथ अग्रवाल के बारे में भी। इनका जन्म हुआ था 1911 में और 1998 में मृत्यु हो गई थी। अब तीसरा नाम आता है निकल करके सामने, शिवमंगल सिंह सुमन का। नाम क्या है दोस्तों? शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन का। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं प्रगतिवादी काव्य धारा में। उसके पश्चात दोस्तों देखते हैं, इसके पश्चात नाम आता है त्रिलोचन जी का। पहले इनका जन्म बता देते हैं 1915 में, शिवमंगल सिंह सुमन का, और मृत्यु हुई थी 2002 में। शिवमंगल सिंह सुमन हो गए। उसके पश्चात आते हैं, नाम बताया मैंने त्रिलोचन, वासुदेव सिंह, इनका मूल नाम त्रिलोचन शास्त्री या त्रिलोचन। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। 1917 में मृत्यु हुई थी 2007 में। मृत्यु हुई थी इनकी 2007 में। और दोस्तों देखते हैं आखिरी नाम आता है महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में, नाम है रांगे राघव का। रांगे राघव, इन्हें त्र्यंबक वीर राघवाचार्य भी कहा जाता है। रांगे राघव जी को, इनका जन्म हुआ था 1923 में। 1923 में और मृत्यु हुई थी 1963 ईस्वी में। दोस्तों अगला नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर का, जिनका जन्म हुआ था 1908 में। तो दोस्तों देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को लेकर के चल रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह को लेकर के चल रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 1908 में। 1908। दोस्तों देखते हैं इनके उपनाम मैंने बताए आपको, अगर लिख दें तो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। अनल का कवि, एक अनल का कवि कहा जाता है, और दूसरी बात आती है अधैर्य का कवि और समयसूर्य। तो दोस्तों इनके कई नाम हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। उनकी पंक्तियां नहीं हैं, उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो
पेपर के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं सबसे पहली बात क्या आती है। सबसे पहली बात आती है कि इनके काव्यों में राष्ट्रीय चेतना, इनके काव्यों में राष्ट्रीय चेतना और प्रगतिवादी चेतना, दोनों चेतना मौजूद रहती है। तो दोस्तों देख लेंगे इनके काव्यों में क्या क्या होता है। एक राष्ट्रीय चेतना दिखाई देगी, राष्ट्रीय चेतना और प्रगतिवादी चेतना, और प्रगतिवादी, दो बातें महत्वपूर्ण हैं इनके काव्यों से संबंधित, राष्ट्रीय चेतना और प्रगतिवादी चेतना, दो बातें मौजूद रहती हैं। दोस्तों इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और आपको हम बता दें दिनकर के बारे में। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर गुप्त के सामने अपने आप को क्या कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर मैथिली शरण गुप्त के सामने अपने आप को क्या कहते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। दिनकर गुप्त के सामने यानी मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को क्या कहते हैं? ये बड़ा ही प्रश्न, कई बार प्रश्न आ चुका है। स्वयं को एक महज डिप्टी और राष्ट्रीय कवि मानते हैं। याद रखिएगा, स्वयं को एक महज डिप्टी और राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के सामने अपने आप को मानते हैं। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण बात ये हो गई। एक महत्वपूर्ण आपको बात बता देते हैं इनकी रचनाओं से संबंधित। इनकी रचना उर्वशी है। क्या नाम है? उर्वशी। उर्वशी कब प्रकाशित हुई और इसको कौन सा पुरस्कार मिला? ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं उर्वशी। उर्वशी ये 1961 की रचना है और 1972 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। और आपको बता दें ये जो उर्वशी है इसे एक नाम और देते हैं विद्वान लोग, जिसे कहते हैं गीति नाट्य। क्या कहते हैं दोस्तों? गीति नाट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गीति नाट्य कहते हैं। और यदि हम बात करें कुछ और ऐसी चीज़ों के बारे में, हालांकि सीधा हम चलते हैं अब उनकी रचनाओं पर, ज़्यादा बात न करते हुए, जो अति महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाएं, चाहे यूजीसी हो, चाहे केवीएस हो, एनबीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर हायर एजुकेशन का कोई पेपर हो, अगर हिंदी उसमें पूछी जाती है तो रामधारी सिंह दिनकर से कोई न कोई प्रश्न अवश्य ही उठाकर रखा जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों नंबर 1 रचना उनकी कौन सी है। याद रखिएगा, क्रम से याद करिएगा, एक तरफ से 3-3 का क्रम लगा करके, 4-4 का क्रम लगा करके आप उनको याद कर सकते हैं। रेणुका। रेणुका दोस्तों, रेणुका ये 1935 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों रेणुका 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात एक रचना इनकी महत्वपूर्ण आती है जिसका नाम है हुंकार। क्या है दोस्तों? हुंकार। हुंकार 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दो रचनाएं महत्वपूर्ण है। रेणुका पहला काव्य संग्रह रेणुका 1935 में, हुंकार 39 में। दो रचनाएं अवश्य याद कर लीजिए। अब तीसरी बात आती है, वो कौन सी रचना है जो 1940 में प्रकाशित हुई थी? तो वो रचना है रसवंती। वो रचना है रसवंती 1940 में। अब हम अगर बात करें अगली रचना के बारे में तो आप पाएंगे द्वंद्व गीत 1940 में प्रकाशित हुई थी। अब दोस्तों हम बात करें अगली रचना के बारे में तो वो है कुरुक्षेत्र। कौन है दोस्तों? कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र बड़ी ही ओजस्वी रचना मानी जाती है। कुरुक्षेत्र प्रकाशित हुई थी दोस्तों 1946 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी? 46 में। और कुरुक्षेत्र के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बता दें, वो है कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है।
कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है दोस्तों, प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। याद रखिएगा, पूछा जाता है रामधारी सिंह दिनकर का कौन सा काव्य प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों देख लेते हैं अगली रचना के बारे में, तो वो है सामधेनी। कौन है? सामधेनी। सामधेनी दोस्तों 1947 में प्रकाशित हुई थी, 1947 में। और इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण रचना आती है इनकी, वो है रश्मिरथी। रश्मिरथी ये कब प्रकाशित हुई? 1952 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1952 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। अगली रचना की बात करें हम, सामधेनी हो गया 47 में, रश्मिरथी हो गया 1952 में, और अगली रचना आती है नील कुसुम। कौन आती है? नील कुसुम। याद रखिएगा, यह रचना 1954 में प्रकाशित होती है। कब प्रकाशित दोस्तों? नील कुसुम 1954 में प्रकाशित होती है। इसके पश्चात रचना आती है दिल्ली। केवल दिल्ली है। दिल्ली कब प्रकाशित हुई दोस्तों? दिल्ली 1954 ईस्वी में प्रकाशित होती है। चाहे नील कुसुम हो और चाहे दिल्ली हो, दोनों रचनाएं 54 में ही प्रकाशित हो चुकी हैं। अब बात करते हैं अगली रचना के बारे में। तो अगली रचना जो अति महत्वपूर्ण है वो है उर्वशी। कौन सी दोस्तों? उर्वशी 1961 में आई थी और 1972 में इसे क्या मिला? ज्ञानपीठ मिला। क्या मिला दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया 1972 में। अब दोस्तों देख लेते हैं इनकी कुछ रचनाएं और बची हैं। वो है परशुराम की परीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों देखा आपने, इस प्रकार की महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। उसके पश्चात हम देख लेते हैं कि कौन सी रचना और है। वो है आत्मा की आँखें। याद रखिएगा, आत्मा की आँखें। आत्मा की आँखें कब प्रकाशित हुई? आत्मा की आँखें कब प्रकाशित हुई दोस्तों? 1964 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई? 1964 ईस्वी में। उसके पश्चात अगली रचना है धूप और धुआं। धूप और धुआं ये 1951 में प्रकाशित हुई दोस्तों, 1951 ईस्वी में। और इसके पश्चात एक रचना आती है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते। नीम के पत्ते अगली रचना है दोस्तों। और इसके पश्चात एक रचना इनकी और है जो हमेशा पेपर में इसे पूछा ही जाता है, वह है इतिहास के आंसू। इतिहास के आंसू दोस्तों यह 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। इसको ऊपर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि परशुराम की प्रतीक्षा आप देख रहे हैं कि कब की है, आत्मा की आंखें आप देख रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं रही हैं और इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें रही हैं दोस्तों। इस प्रकार से प्रगतिवादी काव्यधारा के सभी कवियों पर मैंने उनकी रचनाएं और उनकी पंक्तियां सब पर मैंने जिक्र किया है दोस्तों। तो दोस्तों प्रगतिवादी काव्यधारा इस समय अब समाप्त होता है। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।